हमारे देश में आतंकवाद पर बयान देना भी जैसे मानो कोई गुनाह कर रहे हैं ऐसा साधन बना के रखिए। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस व्हिच एनी सिटीजन हैज अ राइट टू आस्क। ज्यादा कुछ पहले दिनों की बात नहीं है। हमारे देश में आतंकी हमले के बाद नेता अभिनेता पाकिस्तान को ही नहीं भर भर कर सत्ता में सरकार को भी खरी कोटी सुनाया करती थी। लॉजिक बड़ा सिंपल था, आतंक भले ही पाकिस्तान ने करवाया हो लेकिन सिक्योरिटी में चूक तो हमारे तरफ से हुई थी। किसी न किसी को तो इस चूक की जिम्मेदारी लेनी होगी, कठिन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन ये क्लास 5 वाली सिंपल लॉजिक अब हमारे देश में नहीं चलती है। आज के नए भारत में सरकार से कोई चूक नहीं हो सकती है। नो मिस्टेक्स एट ऑल। उरी, पठानकोट, पुलवामा हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, चूक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हुई थी और जवाब लिबरल, सुप्रीम कोर्ट, औरंगजेब, नेहरू वगैरह को देना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया, तो आपका यूट्यूब चैनल ही बंद हो जाएगा, जैसे 4 PM न्यूज के साथ हुआ, या फिर सेडिशन, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर वगैरह वगैरह के आरोप पर आप पर FIR 5 लग जाएंगे, जैसा कि नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा के साथ हुआ। पिछले 2 हफ्तों में सरकार ने सवाल रोकने का जितना जज्बा दिखाया है, अगर पहलगाम में आतंकियों की एंट्री में उतना जज्बा दिखा दिया होता, उन्हें रोकने के लिए जज्बा दिखा दिया होता, तो आज 26 लोगों की मौत ना हुई होती, देश इतना बटा नहीं हुआ होता। लेकिन अब सवालों का प्रेशर तो है ही नहीं, मीडिया और पब्लिक का दबाव है ही नहीं, तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी अभी मस्त काम कर रही है। जैसे ये देखिए, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंदर रैना वादी में बर्फ का लुफ्त उठाते हुए, मस्ती करते हुए रील बना रहे हैं और उनके पीछे सिक्योरिटी पर्सनल की फौज। भाई, पहले इस फौज का काम हुआ करता था आतंक से लड़ना, आजकल रील्स में एक्स्ट्रास का काम ही रह गया है। नेशनलिज्म का एक नया डेफिनेशन आ गया है मार्केट पे और भक्त मंडली इसे भी सपोर्ट करेगी। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि कांग्रेस काल में अगर किसी छुटभइये कांग्रेस नेता ने भी यह कांड कर दिया होता, दिस शेमफुल एक्ट किया होता, ऐसा रील बनाया होता, तो कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देती उस समय की विपक्षी बीजेपी। और हुआ भी ऐसा था बाय द वे। अगर आप 26/11 की बात करें तो देखिए कैसे होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और NSA दोनों को इस्तीफा देना पड़ा कुछ ही दिनों के अंदर। पाटिल जी ने 26/11 के समय थोड़े ज्यादा ही कपड़े बदल लिए थे, मीडिया ने यह बात पकड़ी और अच्छे तरीके से इस फैशन परेड के लिए उन्हें डीप फ्राई कर दिया गया। उस समय पर तो किसी पर राजद्रोह का केस नहीं लगा, देश को बांटने का इल्जाम नहीं लगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का इल्जाम नहीं लगा, क्योंकि 10-15 साल पहले भारत अलग था। सिक्योरिटी में चूक, आतंकी हमले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, सवाल पूछे जा सकते थे, उनसे जवाब मांगे जा सकते थे, जैसे कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जवाब मांगते थे सरकार से आतंकी हमले के बाद। कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? आज यही सवाल कोई विपक्षी नेता पूछ ले पहलगाम के बाद, NSA की 56 धाराएं लग जाएंगी, उसके ऊपर जेल में अपने आप को पाएगा अगले दिन। और अगर किसी महिला नेता ने इस भाषा का प्रयोग करके आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया होता तो IT सेल जिंदा नोच खाता। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो ये पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी। यह सब सुनकर लगता है कि क्या देशभक्ति की परिभाषा 10 सालों में बदल गई है? क्या देशभक्ति हमेशा नेशन ओवर नेता नहीं रहा है? तो आज ये नेशन इज इक्वल टू नेता कहां से बन गया है? नेता की आलोचना करना देश की आलोचना करना कहां से हो गई भाई? ये कहां से पार्ट आ गया सिविक्स में? और नेता अगर सोचिए सवालों का जवाब ना दे तो फिर डेमोक्रेसी में तो डी तक नहीं बचा रहेगा। सरकार से भी मैं मांग करता हूँ इस बारे में सदन में स्पष्ट बयान दे और बताए कि इस घटनाओं को रोकने के लिए वो क्या कदम उठा रही है। मुरली मनोहर जी को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, लेकिन विपक्ष तो आज पहलगाम के बाद संसद का एक सत्र की मांग कर रही है कि सरकार भी अपना पक्ष सामने रखे, मामले की एक चर्चा हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो। लेकिन अब
यह मांग करना चीप पॉलिटिक्स हो गई है। उस समय चीप पॉलिटिक्स नहीं थी, अब हो गई है। और हमारे साथ खड़े रहने का समय नहीं, देश के साथ खड़े नहीं, सरकार के साथ खड़े रहने का समय आ चुका है। लेकिन यूपीए काल में चीफ मिनिस्टर मोदी खुलेआम मनमोहन सिंह को ललकारते थे, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, जनता ताली भी पीटती थी। पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा, उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी देश को शक है तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी, इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, ये देश को शक है। अगर आपको यह क्लिप एआई जनरेटेड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम यही होता है, सरकार को नोटिस पर रखना ताकि आतंकी हमले के बाद वो इलेक्शन रैली पर ध्यान कम दे, टेररिज्म रोकने पर फोकस ज्यादा करे। अब ये हो नहीं रहा है, इसीलिए बिहार इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेररिस्ट करो बाहर। और आज कोई अभिनेता भी सवाल ना उठा पा रहा है। लेकिन 26/11 का टाइम याद करिए, 2006 का टाइम याद करिए जब मुंबई में आतंकी हमले हो रहे थे, या 2011 मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो, उसके बाद सभी लोग अपनी आवाज उठाते थे एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सरकार को टाइट करने के लिए, जवाब मांगने के लिए। Asking the questions which any its citizen has a right to ask of the government in power. But terrorist attacks have been happening again and again. How about applying their mind to a strong anti-terror law? किरण खेर आजकल कम दिखती हैं, उनके पास बोलने के लिए भी कुछ कम ही है। और वैसे में भी वो क्या बोले, वो ऐसी पार्टी में है जहां सिर्फ एक इंसान ही बोलता आया है सालों से। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। अगर चीफ मिनिस्टर मोदी ये बात जानते थे कि आतंकियों का मेन मकसद होता है देश को बांटना, तो पहलगाम के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी ये बेसिक बात भूल गए हैं? पहलगाम के बाद जो बंटवारा देश ने देखा है वो शायद ही किसी आतंकी हमले के बाद आज तक हुआ हो। तो इन अ वे इट इज द वर्स्ट टेरर अटैक इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे देश को बांटा है इस अटैक ने। मुसलमानों पर गालियां, उन पर शक, उन पर फिजिकल हमला तो आम सी बात हो गई है। यहां तक कि एक नेवी ऑफिसर की विधवा को भी बख्शा तक नहीं गया क्योंकि उन्होंने दंगइयों का प्रोग्राम चौपट कर दिया सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. बस इतना कह दिया कि आतंकियों के ट्रैप में मत गिरो, हिंदू मुसलमान फाइट मत शुरू कर दो, और फिर देखो कैसे आईटी सेल ने उसका चीर हरण कर दिया। एक विधवा को सोशल मीडिया पर घसीट घसीट कर बेइज्जत किया गया, गालियां बकी गई, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, इतना कि एनसीडब्ल्यू तक को जग कर आना पड़ा उसके बचाव में। अब ये सब सुनकर आप बोलेंगे, अरे देशभक्त तुम भी ना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। पूछो सवाल, जरूर पूछो, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? इट इज टू सून। हमने तो अपने पिछले 5 एपिसोड में कड़े सवाल पूछने शुरू तक नहीं किए और तब भी हमें बोला जा रहा है इट इज टू सून। आइए तो बीजेपी लीडरशिप से सीखते हैं टू सून की क्या परिभाषा होती है, सवाल पूछने का सलीका क्या होता है। नंबर 1 एग्जांपल, 2008 मुंबई टेरर अटैक। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुंबई लैंड करते हैं। 28 नवंबर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस अभी भी चल रहे होते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती है कि अरे आप कुछ दिन बाद आइए, लेकिन नहीं, वो तभी पहुंचे। ट्राइडेंट ओबरॉय गए, स्लेन महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे के फैमिली से मिले, उनके घर जाकर ट्राइडेंट के बाहर मीडिया को भी संबोधित किया। ना ना ना, यूनिटी नहीं, मनमोहन सिंह सरकार पर, मनमोहन सिंह खुद पर, उन पर निशाना साधा। कहा कि मनमोहन सिंह ने जो देश के प्रति संदेश दिया था पिछले दिन वो डिसअपॉइंटिंग था, और मांग की कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सारे चीफ मिनिस्टर्स की एक बैठक बुलाए, एक नई पॉलिसी की चर्चा करने के लिए जिसमें नेवी और कोस्ट गार्ड को ताकतवर बनाया जाए। यह सब जब मुंबई जल रहा था। आज ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी, आज ऐसी कोई सीएम बैठक नहीं होगी, आज ऐसी कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं जरूरत है। बात यही खत्म नहीं होती। उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली और राजस्थान असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले, माने जो मुंबई टेरर अटैक के ठीक बाद जो इलेक्शंस थे, यानी नवंबर 29 और दिसंबर 4 को उन्होंने फुल पेज न्यूज़पेपर इश्तिहार निकाला। इश्तिहार में लिखा है, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड इनकेपेबल, माने नाकाबिल सरकार है, फाइट टेरर, वोट फॉर बीजेपी।
अब ये पहली या आखिरी बार नहीं होगी जब बीजेपी ने आतंक के नाम पर वोट मांगे हैं, लेकिन तब तो किसी ने नहीं कहा टू सून, तब तो नेशनल सिक्योरिटी की बात किसी ने नहीं की, तब तो राजद्रोह देशद्रोह का केस नहीं बना। नंबर 2 एग्जांपल, 2011 मुंबई टेरर अटैक। उसके अगले ही दिन एलके अडवाणी ने मुंबई, उसी शहर में टेरर अटैक को यूपीए की पॉलिसी फेलियर बताया। हुआ यूं था कि होम मिनिस्टर उस समय के पी चिदम्बरम का एक बयान आया था कि यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो अडवाणी ने प्रेस को बताया कॉन्फ्रेंस करके कि यह इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है, उस पर मैं गवर्नमेंट पर निशाना नहीं साध रहा हूं, यह गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी फेलियर है। यूपीए को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यह बयान उस समय आया था, याद रखिए, जब मरने वालों की संख्या तक भी लॉक नहीं हुई थी, फाइनल टैली भी नहीं आई थी। उस समय तो किसी ने नहीं कहा टू सून। नंबर 3, 2006 फिर से मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, पूरा देश दहशत में, लेकिन विपक्षी बीजेपी को आपदा में अवसर दिखा। उस समय बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई देखिए, यूपीए सरकार ने ये जो पोटा हटाया है, ये जो हम लॉ लाए थे उसको हटाया है, उसके बाद 2 सालों में आतंकी हमले बढ़ने लगे। अरे जी, पाकिस्तान हटाओ, सीधा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दो ब्लास्ट के लिए, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लास्ट के। तब तो किसी ने नहीं बोला टू सून, तब तो किसी ने नहीं बोला कि आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो। लेकिन आज अगर मोदी, बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी की आलोचना कर दो तो आप एंटी नेशनल हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, खान मार्केट गैंग मेंबर बन चुके होंगे। यही है शायद सरकार की सबसे बड़ी सफलता। नेशनल सिक्योरिटी नहीं, अपनी सिक्योरिटी जरूर पक्का कर ली है, चाहे इसके लिए टेररिस्ट का एजेंडा ही पूरा क्यों ना हो जाए, चाहे इसके लिए देश ही क्यों ना बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम करने लग जाए, चाहे इसके लिए बेकसूर ही क्यों ना मर जाए। आप देखिए ना, आप बड़े से बड़े रेल दुर्घटना की बात कर लीजिए, कोई जवाबदेही नहीं है। बड़े से बड़े स्टैम्पीड की बात कर लीजिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बड़े से बड़े आतंकी हमले की बात कर लीजिए, रेजिग्नेशन तो छोड़ो, सवाल पूछ नहीं सकते हैं हम। मुझे इस बात का कहीं से भी संदेह नहीं है कि हमारे फोर्सेस पहलगाम का जवाब देंगे, जरूर देंगे, और अगर आराम से दे, सोच समझ के दे, अपनी चूजिंग पर दे, प्रेशर के अंडर ना दे तो और बेहतर। लेकिन क्या घटना के 2 हफ्ते बाद अब हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि आतंकी आ कैसे गए हमारे देश के अंदर? सरकार ने तो बॉर्डर सील करने का डंका बजाया था, नॉर्मलसी का पूरा क्लेम दिया था। इतनी डिटेल प्लानिंग कर कैसे ली आतंकियों ने? क्या चाइना का हाथ है कहीं इसमें? क्योंकि हमारे फोर्सेस से 2 हफ्ते तक बच कैसे गए ये आतंकी इतना बड़ा कांड करने के बाद? हमारी स्पाई सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है या है ही नहीं? और हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन द ग्राउंड, जो हमारी ग्राउंड नेटवर्क है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसकी स्थिति क्या इतनी खराब है? क्या अब इन सवालों पर हम फोकस कर पाएंगे, या पौपौ को बचाने हेतु एक विधवा का बस चीरहरण होता रहेगा और लोगों को रास्ते पर मारते रहेंगे उनके धर्म के लिए? क्या अब यह सवाल करेंगे आप, या इट इज टू सून? कमेंट्स में टू सून लिखकर बताइएगा। हो सकता है मैं ही गलत हूं। देश के लिए सवाल उठाना, सिक्योरिटी पर चर्चा करना अब शायद न्यू इंडिया में यही क्राइम बन जाए, और हो सकता है कि आपको भी ये सारी चीजें अब मंजूर होने लगी हो, जो कि 10-15 साल पहले बिल्कुल नॉर्मल थी ये सवाल पूछना।